हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक के सेकंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई के पूरे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पूरा समझ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को दोनों वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप लोग पूरे चैप्टर को जाकर के समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन को देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल्स आर गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए यहाँ पर आपको सेल के अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं नीचे में, और आप लोगों को क्या करना है ना, एक और डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं, तो आप लोगों को सेल के अलग अलग पार्ट्स को उन हेडिंग्स में सजाना है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स दिए गए हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। पहला है न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म, फिर है क्लोरोप्लास्ट, फिर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड। तो ये आपको 6 पार्ट्स दिए गए थे सेल के। और अब आपको यहाँ पर एक और डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आपको टोटल 4 हेडिंग दिए गए हैं। जैसे कि पहला है ओनली इन एनिमल सेल, मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी सेल के पार्ट्स बताए गए थे, इनमें से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है। दूसरा है ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तीसरा है कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है जो कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। और चौथा है कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है सेल के जो कि हम लोग को तीनों सेल्स में देखने को मिलता है, एनिमल में भी, प्लांट में भी और बैक्टीरियल में भी। तो आइए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ओनली इन प्लांट सेल, मतलब कि ऐसे पार्ट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और दूसरा हो जाएगा सेल वॉल। तो क्या लिख देंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। दूसरा है ओनली इन बैक्टीरियल सेल, यानी कि ऐसे पार्ट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में देखने को मिले, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोइड। उसके बाद तीसरा है ओनली इन एनिमल सेल, तो इसके अंदर आएगा नन। देखिए बच्चों, इसके अंदर नन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है वो ये दिया गया है कि ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही मौजूद हो। तो यहाँ पर जो 6 पार्ट्स आपको दिए गए हैं ना, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस लगभग सारे सेल में होता है। साइटोप्लाज्म तो हम लोग देखते हैं प्लांट सेल में भी होता है, और साइटोप्लाज्म तो किसी भी सेल का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो सारे सेल्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी सारे सेल्स में होता है, और न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है। इसीलिए यहाँ पे एनिमल सेल वाली हेडिंग में हम लोग नन लिख देंगे। फिर अगला आएगा कॉमन टू ऑल 3 सेल्स, यानी कि तीनों सेल्स में हम लोग को कॉमन कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म लगभग सारे सेल्स में देखने को मिलता है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आनंदी took 2 test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar in each of the test tubes. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached 2 incompletely inflated balloon to the mouth of each test tube. She kept the setup in warm place away from sunlight. देखिए आनंदी 2 टेस्ट ट्यूब लेती है और दोनों में मार्किंग कर देती है। पहला होता है A और दूसरा होता है B। अब वो क्या करती है, 2 चम्मच शुगर का सॉल्यूशन लेती है और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल देती है। उसके साथ साथ वो टेस्ट ट्यूब B में ना 1 चम्मच ईस्ट का भी डाल देती है। उसके बाद वो क्या करती है, 2 अधूरा फूला हुआ गुब्बारा लेती है और दोनों टेस्ट ट्यूब्स के मुंह में उन गुब्बारों को लगा देती है। उसके बाद उसने जो सेटअप तैयार किया है 2 टेस्ट ट्यूब का, उसको हल्का गर्म प्लेस में रख देती है, सनलाइट से दूर रखती है। आगे देखिए, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 days? She observed that the balloon attached to the test tube B was inflated. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या सोचते हैं 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा। उसने देखा कि टेस्ट ट्यूब B में जो बैलून अटैच था वो पूरी तरह से फूल गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि इसके लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 to 4 days द बैलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब B which contain yeast will inflate while the balloon on test tube A without yeast will remain unchanged. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 3 से 4 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब B में जो बैलून अटैच था ना वो पूरी तरह से फूल जाएगा। वहीं पे टेस्ट ट्यूब A वाला जो था बैलून वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, उसमें कोई भी चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो होगा ऑप्शन नंबर C, ईस्ट प्रोड्यूस द गैस इनसाइड टेस्ट ट्यूब व्हिच इन्फ्लेटेड द बैलून। मतलब ईस्ट ने एक ऐसा गैस प्रोड्यूस किया टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके चलते वो बैलून जो है वो फूल गया। और आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आखिर वो गैस कौन सा था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला वाला है। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, she took another test tube 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? अब देखिए वो क्या करती है ना कि एक और टेस्ट ट्यूब लेती है और एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लेती है जिसका 1/4 भाग चूना पानी से भरा हुआ है। उसके बाद वो टेस्ट ट्यूब B में से क्या करती है, बैलून को हटा देती है इस प्रकार से कि जो टेस्ट ट्यूब
पी के अंदर गैस इकट्ठा हुआ था वो अभी तक उसी में है और उससे बाहर नहीं निकल पाया है। उसके बाद वो उस बैलून को उस टेस्ट ट्यूब के साथ अटैच कर देती है, जोड़ देती है जिसमें लाइम वाटर था और दोनों को अच्छे से मिला देती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या सोचते हैं आखिर वो क्या करना चाह रही है और क्या खोजना चाह रही है, क्या जानना चाह रही है। अब इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आनंदी वांट्स टू फाइंड आउट वेदर द गैस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट बाय अटैचिंग द बैलून व्हिच कंटेन्स द गैस टू अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद लाइम वाटर एंड शेकिंग इट, शी इज टेस्टिंग फॉर CO2। देखिए ऐसा करके ना वो सिर्फ और सिर्फ CO2 का टेस्ट करना चाहती है कि उसमें CO2 है या नहीं, इसलिए वो अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को मिला भी देती है बैलून के गैस के साथ। क्योंकि क्या लिखा गया आगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू इट। देखिए जो चूना पानी होता है ना वो दूधिया हो जाता है, दूध टाइप का हो जाता है जब उसमें से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। सेकंड, इफ द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की इट कंफर्म दैट द गैस प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इज इंडेड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर लाइम वाटर वो जो चूना पानी उसने लिया था अगर वो मिल्की में चेंज हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में अगर वो चेंज हो जाएगा, इससे ये चीज कंफर्म हो जाएगा कि वो जो गैस था वो और कोई नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या है, ए फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। एक फार्मर, एक किसान जो है वो अपने खेत में ना गेहूं का फसल उगा रहा था। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट अ गुड यील्ड ऑफ क्रॉप। अब देखिए फसल जो है वो अच्छा हो इसके लिए वो क्या करता है ना, एक फर्टिलाइजर डालता है जिसमें नाइट्रोजन भारी मात्रा में थी। इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप बट शी प्रेफर नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप। कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस। अब देखिए उसी के बगल में एक और फार्मर थी जो कि क्या कर रही थी, बीन की खेती करने वाली थी और उसके लिए वो किसी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालती है। मतलब पहले वाले फार्मर को देखा गया कि वो क्या कर रहा था, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाल रहा था, लेकिन दूसरे वाली जो फार्मर थी वो किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर उसके अंदर नहीं डाल रही थी, यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डाल रही थी। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है यह आप लोगों को सोचने को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा द सेकंड फार्मर डिड नॉट ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज बीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम इन देयर रूट्स। देखिए जो दूसरे वाले फार्मर है ना, दूसरी वाली फार्मर है वो बिल्कुल भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ऐड नहीं करती है क्योंकि वो बीन प्लांट कर रही है और बीन प्लांट में खासियत होती है कि उसके रूट्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो खुद से नाइट्रोजन बना सकता है। दिस बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट टू अ फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज। अब देखिए ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये क्या करता है, हवा में जो नाइट्रोजन गैस है वहां पर से नाइट्रोजन को ले लेता है और उसको अपने यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, बदल लेता है, जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। सो बीन प्लांट्स डू नॉट नीड एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्रॉम फर्टिलाइजर्स लाइक व्हीट प्लांट डू। इसीलिए बीन प्लांट्स को कभी भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं पे जो व्हीट के प्लांट्स होते हैं, जो गेहूं के फसल होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला क्या है, स्नेहल dug 2 pits A and B in her garden. In pit A, she put fruits and vegetable peels and mixed it with dried leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि स्नेहल जो है अपने बागान में 2 गड्ढे खोदती है, पहला A और दूसरा B। पहले वाले गड्ढे में वो क्या करती है ना कि फ्रूट के छिलकों को, सब्जियों के छिलकों को वो डाल देती है और कुछ सूखे पत्ते भी उसके साथ उसमें डाल देती है। लेकिन वहीं पे पिट बी यानी गड्ढा बी जो उसने खोदा था उसमें वो उसी प्रकार के वेस्ट को डालती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ड्राइड लीफ, सूखा पत्ता नहीं डालती है। उसके बाद वो दोनों गड्ढों को क्या करती है, सॉइल से कवर कर देती है, मिट्टी से कवर कर देती है और 3 वीक्स तक देखती है, 3 वीक्स तक उसको छोड़ देती है और 3 वीक्स के बाद उसको देखती है। व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट, यानी वो क्या टेस्ट करना चाह रही है, क्या वो देखना चाह रही है। आंसर, स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट हाउ द मिक्सिंग ऑफ ड्राइड लीव्स विद किचन वेस्ट अफेक्ट कंपोस्ट मेकिंग। स्नेहल जो है ना ये देखने की कोशिश कर रही है कि सूखे पत्ते को मिला देने की वजह से जो किचन का वेस्ट है वो किस प्रकार से खाद में परिवर्तित होगा। इन पिट ए, ड्राइड लीव्स हेल्प इन बैलेंसिंग द मॉइस्चर एंड अलाउ एयर टू पास व्हिच हेल्प्स इन फास्टर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इनटू कंपोस्ट। देखिए जो गड्ढा ए है, जो गड्ढे ए में उसने क्या किया, सूखे पत्तों को डाला है उस वेस्ट के साथ, तो उसमें ये देखा जाएगा कि सूखे पत्ते की वजह से क्या होगा ना कि वहां पे मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहेगा, उसके साथ साथ जो हवा है वो पास होता रहेगा, जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते खाद बनने की जो प्रक्रिया है और जो वेस्ट का डिकम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा आसान होगा। वहीं पे पिट बी में ये देखा जाएगा कि जो वेस्ट है वो पूरा सूखा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर नहीं होगा और धीरे धीरे वो सड़ जाएगा। उसके साथ साथ वो ये देखना चाहती है कि कौन से मेथड से अच्छा कंपोस्ट बनाया जा सकता है। तो क्या बोल देंगे, इन पिट बी द वेस्ट इज टू वेट एंड मे रोट स्लोली, शी वांट्स टू सी व्हिच मेथड मेक्स बेटर कंपोस्ट, यानी किस मेथड से जो कंपोस्ट है वो बेहतर बन पाएगा, वो ये चीज भी देखना चाहती है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको क्या करना है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ हिंट दिया गया है तो उनको आइडेंटिफाई करना है।
जैसे पहला है आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इनसाइड योर गट, यानी कि मैं लगभग सभी तरह के पर्यावरण में रह सकता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। सेकंड, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, मैं क्या करता हूं ना, केक्स और ब्रेड को बहुत ही सॉफ्ट बना देता हूं, बहुत ही मुलायम बना देता हूं और फ्लफी बना देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। थर्ड है आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, और ये बोल रहा है ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो पल्स क्रॉप यानी दाल वाले क्रॉप्स के, दाल वाला जो फसल होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसके रूट्स में होता है, उसके साथ साथ उनके ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा भी था। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेंपरेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। यहाँ पे कहा गया है ना कि देखिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उसे एक अच्छा टेंपरेचर चाहिए होता है, अच्छी मात्रा में उसे हवा चाहिए होती है, उसके साथ साथ उस जगह पे मॉइस्चर भी होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर कहा गया है। बच्चों देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक एक्टिविटी के तौर पर हम लोग इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग मटेरियल्स नीडेड यानी कि कौन कौन से सामान हमें चाहिए वो हम लोग लिख लेंगे। जैसे हम लोग को 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए, उसके साथ साथ 3 सेपरेट कंटेनर चाहिए, 3 अलग अलग बर्तन हमें चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा हमको पानी चाहिए। सबसे पहले प्रोसीजर को देखिए, प्लेस 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड इन ईच ऑफ दिस 3 कंटेनर। देखिए आपको क्या करना है, तीनों कंटेनर में एक एक स्लाइस ब्रेड का डाल देना है। नाउ प्लेस ईच कंटेनर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब आपको क्या करना है, इन सारे कंटेनर को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखना है। तो कौन कौन से एनवायरनमेंट में रखना है, तो पहला वाला जो कंटेनर होगा इसको हम लोग अच्छे कंडीशंस में रखेंगे, श्रेष्ठ कंडीशंस में रखेंगे, जैसे कि स्लाइट वेट दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इन अ वार्म प्लेस एंड विद गुड एयर सर्कुलेशन। आपको क्या करना है, ये वाला जो ब्रेड का टुकड़ा होगा इसको हल्का सा भिगा देना है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको हल्का सा गर्म जगह में रखना है और ऐसे जगह में रखना है जहां पे एयर का सर्कुलेशन, एयर जो है वो समय समय पास होता रहे, जहां तक हवा पहुंचते रहे। उसके बाद जो दूसरा कंटेनर है उसको आपको ऐसे जगह पे रखना है जहां पे किसी प्रकार का कोई मॉइस्चर नहीं हो। कीप दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड कंप्लीटली ड्राई एंड प्लेस इट इन वार्म लोकेशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस ब्रेड को पूरा सूखा रखना है, पूरा सूखा रखना है, मतलब जरा सा भी इसमें आपको पानी नहीं डालना है, जरा सा मॉइस्चर नहीं डालना है, और इसको भी आप लोगों को गर्म जगह पे रख देना है। तीसरा आपका कंटेनर जो होगा उसको आप लोगों को फिर से भिगा लेना है और इसको आपको कोल्ड टेम्परेचर में जाकर के रखना है, यानी कि आप इसको फ्रिज में जाकर के रख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, वेट दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड प्लेस इट इन द फ्रिज, यानी कि आप इसको फ्रिज पे रख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आफ्टर अ फ्यू डे वी विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, यानी कुछ दिनों के बाद हमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे द ब्रेड इन कंटेनर ए विल शो द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ फंगस, यानी कि कंटेनर ए वाला जो ब्रेड होगा उसमें हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जो है फंगस वो ग्रो कर जाएगा। ब्रेड कंटेनर 2 में जो होगा वो हल्का सा या फिर हम लोग बोल सकते हैं नहीं के बराबर फंगस ग्रोथ दिखाएगा। उसके बाद द ब्रेड इन कंटेनर 2 विल शो लिटिल टू नो फंगस ग्रोथ। देखिए जो सेकंड कंटेनर होगा ना उसमें हम लोग देखेंगे कि या तो हल्का सा फंगस ग्रोथ होगा या फिर बिल्कुल नहीं ही होगा, मतलब कि फंगस ग्रोथ हम लोग को फर्स्ट कंटेनर की तुलना में यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कम देखने को मिलेगा। द ब्रेड इन कंटेनर 3 विल ऑल्सो शो लिटिल टू नो फंगस ग्रोथ, यानी कि अगर हम लोग कंटेनर 3 की भी बात करें तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि जो फंगस का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा ही कम है, हल्का सा है या फिर नहीं के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कहा गया है टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 स्लाइस इन अ प्लेट नियर द सिंक, प्लेस द अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, कंपेयर आफ्टर 3 डेज, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। कहा गया है कि आपको 2 स्लाइस लेने हैं ब्रेड के, एक स्लाइस को आप लोगों को क्या करना है सिंक के आसपास रख देना और दूसरे वाले स्लाइस को आप लोगों को क्या करना है ना रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जाकर के रख देना है। उसके बाद आपको 3 दिन के बाद इस चीज को कंपेयर करना है कि दोनों स्लाइस का क्या हाल है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है और क्या ऑब्जर्वेशंस आपने देखा ये चीज आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब इसका आंसर देखिए, द ब्रेड कीप्ट नियर द सिंक विल बिकम मोल्डी सॉफ्ट एंड मे स्मेल बैड आफ्टर 3 डेज बिकॉज ऑफ द वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्ड टू ग्रो। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्रेड हम लोग सिंक के आसपास रखेंगे ना वो मोल्डी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें से बहुत ही बुरी बदबू आती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होगा 3 दिन के बाद क्योंकि वहां पे हम लोग जहाँ पे सिंक के आसपास उस चीज को रखे थे ब्रेड को, तो वहां पे उसको जो टेम्परेचर मिल रहा होगा वो अच्छा खासा मिल रहा होगा, वहां पे उसे मॉइस्चर भी मिल जा रहा होगा, जिसके चलते क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोल्ड ये उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे। वहीं पे आगे देखिए, whereas bread kept in the refrigerator will stay fresh longer because of the cold temperature slows down the growth of microorganism। वहीं पे जो ऐसा ब्रेड था जिसको हम लोग फ्रिज के अंदर रखे थे उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई बैड स्मेल नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ उसमें किसी
प्रकार का फंगस या मोल्ड ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ठंडा था, टेम्परेचर उसको एम्पल अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा धीरे हो जाता है। सो द डिफरेंस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो टेम्परेचर का देखने को मिल रहा है और मॉइस्चर का देखने को मिल रहा है, जिसके चलते माइक्रोब जो है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, यानी कि वो देखता है कि जब दही को एक दिन के लिए खुला ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इट बिकम्स मोर सोर, यानी कि वो और ज्यादा खट्टा हो जाता है। व्हाट कैन बी टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन के लिए वो जो चीज इसने देखा कि अगर दही को हम लोग एक दिन के लिए पूरा खाली छोड़ देंगे, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, तो वो और भी ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो ऐसा उसे देखने को क्यों मिलता है? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस आर। इसके लिए जो दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं उसमें पहला है, व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट द बैक्टीरिया इन इट कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड व्हिच मेक्स द कर्ड सोलर, यानी कि जब हम लोग दही को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो और तेजी से ग्रो करते हैं, और भी ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं। उसके साथ साथ वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो और भी ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वो जो दही है वो और भी ज्यादा खट्टा हो जाता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो देखिए, द लॉन्गर द कर्ड स्टेज एट रूम टेम्परेचर द मोर फर्मेंटेशन हैपन इंक्रीजिंग इट्स सोरनेस। देखिए क्या होगा कि जितना ज्यादा वो रूम टेम्परेचर में रहेगा ना खुला हुआ, उतना ज्यादा उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा एंड फर्मेंटेशन की वजह से उसका जो खट्टापन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है ना, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर से आप जा करके इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कवर किया है, तो आप लोग जा करके इस चैप्टर को अच्छे तरीके से उस वीडियो में समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया था 2.15 पे, ये आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए, यानी कि फ्लास्क ए वाले शुगर सॉल्यूशन के साथ क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन फ्लास्क ए ईस्ट फर्मेंट्स द शुगर सॉल्यूशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए क्या होगा, फ्लास्क ए में हम लोग देखेंगे कि जो ईस्ट है वो शुगर सॉल्यूशन को फर्मेंट कर देगा, उसके साथ साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन भी करेगा। उसके बाद अगला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में 4 घंटे बाद आपको क्या देखने को मिलेगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स द लाइम वाटर बिकम मिल्की, यानी कि टेस्ट ट्यूब में हम लोग देखेंगे कि 4 घंटे के बाद जो लाइम वाटर है, जो चूना पानी है, वो दूधिया जैसा हो जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन फ्लास्क ए पासेस थ्रू द पाइप इनटू द लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन मिल्की। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लास्क ए में प्रोड्यूस होगा, जो बनेगा, वो जो है उस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, लाइम वाटर में जाकर के मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो वहाँ पे जो लाइम वाटर होता है वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके चलते क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का वो जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन था वो दूधिया जैसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें कहा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, यानी कि फ्लास्क ए में अगर हम लोग ईस्ट को नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, अगर फ्लास्क ए में ईस्ट को नहीं ऐड किया जाएगा तो फर्मेंटेशन वुड नॉट ऑकर, इसका मतलब फर्मेंटेशन फिर नहीं होगा, नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड। इसके साथ साथ किसी प्रकार का जब फर्मेंटेशन नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं होगा एंड द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी वुड रिमेन क्लियर। उसके साथ साथ जो लाइम वाटर है, जो चूना पानी है, वो बिल्कुल साफ रहेगा, उसमें हम लोगों को किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एंड इसी के साथ बच्चों ये सॉल्यूशन वीडियो पूरा होता है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए थे वो सारे करवा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं ना तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप क्लास 8 कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप किसी भी बुक को खरीद सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।